Cultivation is possible almost throughout the year in the equatorial and tropical regions. तो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे कि अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील और इंडिया का जो सॉर्दर्न पार्ट है, में साल भर हाई टेम्परेचर रहते हैं। पूरे साल जो होते हैं उसमें हाई टेम्परेचर होते हैं और बारिश भी होती है। इसलिए वहाँ जो है मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल है, मतलब ये एक साल में 2 या 3 फसल उगाई जा सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। और केरला में राइस या पेडी 3 बार उगाई जा सकती हैं। और उसमें मलेशिया और इंडोनेशिया में ऑयल और रबर, ये जो है पाम ऑयल और रबर प्लांटेशन पूरे साल चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें आगे, द क्रॉप कैन नॉट बी ग्रोन इन हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट विद एक्सट्रीम टेम्परेचर। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि लाइक 50 डिग्री सेल्सियस इन राजस्थान डिजर्ट, या बहुत लो है -30 डिग्री इन साइबेरिया हो, तो वहाँ जो सीड जर्मिनेशन नहीं हो सकता है, जर्मिनेट नहीं हो सकता सीड, ना तो वहाँ वाटर होता है, ना सुटेबल सॉइल होती है, ठीक है। तो इसलिए उन रीजन में फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। हॉट डिजर्ट जैसे कि राजस्थान इंडिया में, ठीक है, सहारा अफ्रीका में ओनली डेट पॉम और कैक्टस टाइप प्लांट्स सर्वाइव, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ 2 टाइप के जो हैं प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं इस टाइप के, जैसे कि आपका पॉम हुआ और ये डेट, कैक्टस, ये सब प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। और जैसे कोल्ड डिजर्ट जैसे लद्दाख, अंटार्कटिका एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट ग्रोइंग सीज़न इसमें होता है, थोड़े टाइम के लिए। तो लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि अब आ चुका है, ग्रीन हाउस और ड्रिप इरिगेशन और हाइड्रोपोनिक, ठीक है, इन सब चीज़ों के यूज़ से अब डिज़र्ट में भी फार्मिंग पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही आगे जा चुकी है। जैसे कि इज़राइल और दुबई में अभी हो रहे हैं, अभी इंडिया में थोड़ा कम हो रहे हैं, लेकिन इज़राइल, दुबई, ये सब लोग जो है ये कर पा रहे हैं इस चीज़ को। डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, अलग अलग तरीके के जो क्रॉप्स होते हैं उनको अलग अलग, मतलब जो पानी की नीड होती है उनकी सबकी अलग अलग तरीके से। सो राइस कैन बी ग्रोन इन वेट एरिया, जो राइस होती है चावल, जो उसको हम बहुत ही वेट एरिया में, और एंड मिलेट्स कैन बी ग्रो इन द ड्राई एरिया, और मिलेट को हम ड्राई एरिया में उगाते हैं। सॉइल क्रॉप्स आर ग्रोन इन सॉइल, ठीक है, क्रॉप्स जो होते हैं उसे सॉइल में उगाते हैं। सो द types of the crop grow in an area depend on the types of the soil formed there, ठीक है, found there। हर सॉइल का अपना एक टेक्सचर होता है, और क्रॉप्स मिट्टी जो होती है मिट्टी में ही उगाई जाती है, इसलिए किस एरिया में कौन सी फसल उगेगी ये वहाँ की मिट्टी के टाइप्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। और हर सॉइल का अपना एक टेक्सचर होता है, कलर होता है, फर्टिलिटी होती है, और ये सब जो है डिसाइड करते हैं कि किस क्रॉप का ग्रोथ बेस्ट होगा कहाँ पर। जैसे ऑलिवल जो सॉइल है, ठीक है, ऑलिवल जैसे अभी आगे आप ऑलिवल सॉइल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, तो ऑलिवल जो सॉइल होता है वो उसमें राइस, व्हीट और शुगर केन बहुत अच्छा उगता है, और ब्लैक सॉइल में सोयाबीन और कॉटन बहुत अच्छे उगते हैं। रेड सॉइल में मिलेट और पल्सेस यानी कि दालें बहुत अच्छी उगाई जाती हैं। इंडिया में अराउंड 6 मेजर टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट, एरिड डेजर्ट में, और माउंटेन सॉइल। तो मतलब इतने कई तरह के सॉइल जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं, इसलिए इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के आप क्रॉप्स को उगा सकते हैं आराम से। आगे देखते हैं हम, द सॉइल प्रोवाइड्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन टू द प्लांट। सॉइल से प्लांट को मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मतलब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ये एलिमेंट जो होते हैं वो रूट क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके और प्लांट्स को देता है। जैसे नाइट्रोजन जो होती है, ठीक है, वो लीव्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। फास्फोरस, ये सब कहाँ से मिल रहा है, ये सब सॉइल से ही मिलते हैं। फास्फोरस जो होते हैं वो रूट के लिए बहुत अच्छा होता है। पोटेशियम वो फ्रूट और फ्लावर के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और सॉइल की फर्टिलिटी का टेस्ट जो हम करते हैं पीएच वैल्यू से करते हैं, ये भी आप जान लें, किया जाता है।
आइडियल सॉइल का जो पीएच वैल्यू होता है वो, ये मैं आपको बुक में यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनें। उसका जो पीएच रेंज होता है वो 6 से 7 होता है, ठीक है। ना ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझते हैं। Porous, porous soil is soft as it is rich in moisture and it can be tilled easily, ठीक है। जो पोरस सॉइल होता है वो मतलब उसमें पोर्स बहुत होते हैं, जैसे छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उसमें बहुत होते हैं, तो ये पानी और हवा को इजीली अपने अंदर जाने देता है, इसलिए इस मिट्टी को, ये मिट्टी नर्म होती है और इसमें हल चलाना यानी कि टिलिंग बहुत ही परफेक्ट हो जाता है, आसानी से हो जाता है। लोम, जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे लूमी सॉइल सबसे बैलेंस, सबसे क्रॉप्स के लिए सूटेबल होता है। क्लेली सॉइल राइस के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी होल्ड करता है ये, ठीक है। जो लूमी सॉइल होता है उसको फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का एक परफेक्ट मिक्सचर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है ऑलिवल सॉइल इज़ मोर फर्टाइल। ऑलिवल सॉइल जो होते हैं बहुत ही फर्टाइल होते हैं। ये सॉइल जो है नदियों के किनारे मिलते हैं। ऑलिवल सॉइल कहाँ मिलते हैं? नदियों के किनारे, और न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। इसलिए जब ये जो ऊपर उपजाऊ सॉइल, ये बहुत ही उपजाऊ सॉइल मानी जाती है। और फ्लोट के बाद या जब नदी के और ये ज़्यादातर जो है ये नॉर्दर्न प्लेन, जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में, ये मैंने आपको पहले बताया था, पाया जाता है। और इसमें ओलिवल सॉइल जो है वो इंडिया का लगभग 40% लैंड जो है इसमें पाया जाता है सर, ठीक है। और ये सबसे प्रोडक्टिव सॉइल है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अब ब्लैक सॉइल इज़ ब्लैक सॉइल इज़ कोर्स एंड इज़ हैंस सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो ये जो ब्लैक सॉइल है इसका रंग कैसा होता है? काला होता है, और क्योंकि इसमें आयरन और लाइम ज़्यादा होता है, ये स्टिकी होती है, ठीक है। पानी को लंबे देर तक ये होल्ड करती है, कॉटन के लिए परफेक्ट होती है। और ये कहाँ मिलती है ब्लैक सॉइल? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में, ठीक है। और इसमें कॉटन, शुगर केन और तम्बाकू, ये सारी चीज़ें जो इसमें आराम से उगाई जाती हैं। Therefore, for cultivation, it is necessary to maintain the fertility of the soil by various means. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बार बार सेम टाइप की अगर आप क्रॉप उगाने से जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो इसलिए सॉइल को फर्टाइल बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक मैन्योर करें, कंपोजिट और क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। काउडंग, मैन्योर, कंपोजिट, ये सब नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं। और क्रॉप रोटेशन, जो मैंने कहा अभी कि क्रॉप रोटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप बोनी चाहिए, जैसे कि वीट के बाद आप पल्सेस बो दें, ठीक है। इससे क्या होती है? वो फर्टिलिटी सॉइल की बनी रहती है। एक्सेस केमिकल फर्टिलाइज़र सॉइल को ख़राब कर देते हैं, ठीक। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। अब देखिए इकोनॉमिक फैक्टर, नहीं यहाँ पे Therefore, for cultivation, it is necessary to maintain the fertility of the soil various means. ठीक है, ये हो चुका है। नीचे पढ़ते हैं देयर आर मेनी इकोनॉमिक फैक्टर विच इज़ इफेक्ट फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन। देखिए बहुत सारे फैक्टर हैं जो क्रॉप कल्टीवेशन को पर इफेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए इरीगेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, फर्टिलिटी, सीड एंड फर्टिलाइज़र, मशीनरी एंड लेबर, गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इंडिया में जो है मैंने आपको पहले बताया था 46 to 45% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। The infrastructure for irrigation in the form of canal, dams and रिजर्वायर्स इम्प्रूव्स एग्रीकल्चर कंसिडरेबली। अब यहाँ पर आप देखें कि जब ये वाटर सप्लाई की बात होती है, जब वाटर सप्लाई रेगुलर होता है, मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा कहीं पर कम नहीं, तो फसल अच्छी होती है, ठीक है। जैसे कैनल, डैम और रिजर्वायर, ये सब पानी का सही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इससे जो ड्रॉट को यानी सूखे वाले एरिया में भी मदद कर सकते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी कैनल था वो राजस्थान में, ठीक है।
भाखरा नागल बांध पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के लिए बहुत अच्छा स्रोत है। और हीराकुंड जो डैम है वो उड़ीसा में। तो इसलिए ये इरिगेशन के लिए बहुत ही अच्छा ये डैम बना करके मतलब किया गया है उसे। The availability of transport also plays an important role in providing necessary infrastructure for agriculture। तो जो ट्रांसपोर्ट जो है या से फार्मर अपने क्रॉप्स को मार्केट में आराम से लेके जा सकता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र को, सीड को और मशीनरी आसानी से मंगवा सकता है। तो ये ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो क्रॉप टाइम पे मार्केट में पहुंचती है, जिससे कि वेस्टेज कम होता है, ठीक है। और रोड, रेलवे, ट्रक्स और ये कोल्ड स्टोरेज वैन फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। The seed, fertilizer, machinery and labor which are easily available for farming contribute in the major way। तो अब जब देखिए, जब बीज, खाद, मशीन और जो भी मजदूर हैं आसानी से मिलते हैं, ठीक है, तो फार्मिंग फास्ट प्रोडक्टिव होता है। खास तौर पर मॉडर्न सीड और फर्टिलाइज़र जो हैं आपको वो फसलों की क्वालिटी को बहुत ही अच्छा बढ़ा देते हैं। जैसे एक था ना हाई यील्डिंग वैरायटी सीड HYV, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, स्प्रेयर, केमिकल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़ है ग्रीन रेवोल्यूशन भी, इसमें आगे फोकस करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कि इंडिया में 1960 की में ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था उस फैक्टर ने भी इसको फोकस किया था, जिसमें कि हाई यील्डिंग सीड और मॉडर्न मशीन का यूज़, इन सब चीज़ों को मतलब बढ़ाने के लिए कहा गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में। The most important factor is improvement in the farming technology by the replacing primitive farming method by the modern technique and implements, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पुराने टूल्स और तरीके जैसे कि वुडन प्लॉ था पहले को रिप्लेस करके मॉडर्न मशीन जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर और डीप इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करना चाहिए। इससे टाइम पर जो होते हैं टाइम और लेबर दोनों की क्या होती है, हमारी बचत होती है और आउटपुट बढ़ता है ना। ड्रिप इरिगेशन से पानी बचता है। कंबाइन थ्रेसिंग से कटिंग और थ्रेसिंग दोनों में एक साथ हो जाती है। मॉडर्न फार्मिंग से इंडिया में वीट और राइस का जो प्रोडक्शन है वो 3 गुना अब बढ़ गया है पहले से। टेक्नोलॉजी ने जो एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, ठीक है। द गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट लैंड tenure, taxes, investment, etc. are also vital factor of the cultivation of crops। अब यहाँ पे सरकार के कानून बहुत सारे होते हैं। इसमें सरकार और किसानों की सपोर्ट में स्टेबल है थोड़ा सा। अगर लैंड रिफॉर्म सुटेबल अच्छा हो तो फार्मर्स को फ़ायदा होता है, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया गया था MSP, है ना। तो फार्मर को एक फिक्स रेट मिलता है उसमें। जैसे अब फार्मर कहीं अपनी फसल को लेकर जा रहे हैं तो कोई उनका रेट बहुत ही डाउन कर देता है, लेकिन जो आपका ये MSP है उसमें फार्मर को एक फ़िक्स रेट पर अपनी फसल उसकी बिक जाती है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है तो इसमें किसान को आसानी से लोन मिल जाता है। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। और PM किसान स्कीम है तो इसमें डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट किसको मिलता है, किसानों को मिलता है, ठीक है। इंडिया में एग्रीकल्चर का जो बजट है हर साल बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको डबलिंग फार्मर इनकम का गोल अचीव कर सके कि फार्मर का जो गोल है मतलब कल्टीवेशन जो फसल उगाने का किसान का जो गोल है वो बढ़ता जाए।